नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में भारत की खुदरा महंगाई घटकर 1.55% पर आ गई, जो कि 8 साल में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। पिछले 6 वर्षों में यह पहली बार है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 2% से 6% के सहनशीलता बैंड से नीचे आई है। यह जून 2017 के बाद साल दर साल सबसे कम महंगाई दर है। क्योंकि महंगाई का मुद्दा आपका मुद्दा है, देश का मुद्दा है, इसलिए मुद्दा आपका में खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट के क्या कारण हैं, इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। क्या वजह इसके पीछे है, हम बात करेंगे सुधाकर सिंह जी से, जो आरजेडी के एमपी है लोकसभा से। स्टूडियो में सुधाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जगन्नाथ सरकार जी से, जो भाजपा सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे डॉक्टर प्रियदर्शी दास जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं RIS से। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रियदर्शी जी। जगन्नाथ जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अगर मैं जानना चाहूं आपसे, खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, ये 8 साल के निचले स्तर पर है। इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? देखिए, पहले तो जो गवर्नमेंट का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा मजबूती है, इसलिए जो महंगाई रेट घटा, इसलिए ही घटा। तो हमारे ऊपर जितने जो विरोधी पार्टियां इंडी जोट का, तो ज्यादा वो आवाज उठाने वाला यही यही मुद्दा पर, जो महंगाई, गैस का महंगाई, फ्यूल का महंगाई, ये अभी जो रिकॉर्ड बना दिया हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में। जी देश मजबूती तरफ से चल रहा है, सभी दिशा से मजबूती हो रहा है। वो केवल आर्मी से मजबूती हुआ ऐसा नहीं, इकोनॉमिकली मजबूती हुआ, काम भी मिल रहा है। अभी जितने राज्य जहां विशेष करके वो जो डबल इंजन गवर्नमेंट है, जी वो हाँ अच्छा तरफ गवर्नमेंट चल रहा है, काम भी विकास हो रहा है। जो बिजनेसमैन भी आराम से वहां शिल्प उद्योगपति उद्योग कर सकते, इसलिए काम मिल रहा है जनता का ऊपर। हिंदुस्तान का इकोनॉमिक स्थिति बहुत आगे बढ़ रहा है, तेजी दर से बढ़ रहा है। जो हमारा लक्ष्य है 3 मिलियन डॉलर, जो हमारा जो टारगेट है, वो जल्दी जल्दी पूर्ण होगा। इसीलिए जो प्रभाव आज आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, महंगाई और गरीबी रेखा से बहुत आदमी वो ऊपर उठा गया। तो अभी भी ऐसा माहौल बन रहा है, जो जो है उनको भी गरीबी रेखा से ऊंचा ले जाएंगे अगले दिन। मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल। मैं उन नीतियों के बारे में भी आपसे जानना समझना चाहूंगा जिसके चलते ये आंकड़ा, ये महंगाई को लेकर एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह क्या, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुधाकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, आम आदमी की दृष्टि से भी। इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बार महंगाई घटी है, इसीलिए चर्चा का विषय में आया है मीडिया के विमर्श में। अन्यथा महंगाई बढ़ रही थी तो विमर्श में नहीं था इस देश के भीतर। विपक्ष जो विमर्श चला ले, लेकिन मीडिया के बड़े धड़े के दौरान ब्लैकआउट कर दिया जाता था खबरों को। लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके सस्ताई पर, जिसकी आप चर्चा के लिए बैठे हैं। एक अर्थशास्त्र के हिसाब से बहुत इसमें साफ कहा गया है कि मांग कमज़ोर हो रही है, मतलब अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है। जब अर्थव्यवस्था में सारे इंडिकेटर्स नीचे होते हैं तो मांग कमज़ोर होती है, और जब मांग कमज़ोर होगी, सप्लाई बढ़ जाएगा तो सस्ताई शुरू हो जाएगा, सस्ता होना शुरू हो जाएगा। ये अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, ये बुरा दौर माना जाता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था 11 साल के निचले स्तर पे पहुंच गई है, क्योंकि रोजगार ख़त्म है। आप देखेंगे कि 8 करोड़ लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं,
एसएमई से निकल करके लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट किए हैं। जी। ये 8 करोड़ के आंकड़े हैं। तो 8 करोड़ लोगों ने रोजगार देश में खो दिया, उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो सामान बाजार में खरीद सकें। तो ये एक देखें तो यह महंगाई घटना, यह बाजार की जो जिस ताकत से संचालित होता है, लोगों के पास खर्च करने की क्षमता कमज़ोर पड़ती जा रही है, और कमज़ोर पड़ने से मांग खत्म होती जा रही है। इसलिए कुछ चीज़ों को सस्ता होते हुए आप देख सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था के संकट के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। अगर सरकारों ने सजग नहीं हुए, भारत सरकार, तो ये संकट बहुत और गहरा हो जाएगा। डिफ्लेशन अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। इन्फ्लेशन तो आदमी ठीक कर सकता है, लेकिन डिफ्लेशन आसानी से ठीक नहीं होता। तो ये आप इसको संकट के तौर पे देखें इसको। जी प्रियदर्शी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी मनोज जी, पहले तो जैसे 8 साल में पहली बार ये जो मुद्रास्फीति का जो घटना है, एक अच्छी बात है, क्योंकि 2021 के बाद, कोविड के तुरंत बाद जैसे प्राइसेस बढ़ रहा था और सब दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट था कि उधर जियोपॉलिटिकल, उधर वार जैसे सिचुएशन है, और उसके साथ साथ ये जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे वेजिटेबल्स है, ऑयल है, ये सब का जो प्राइसेस से बहुत बढ़ रहा था। तो उसके वजह से जो जो नीचे स्तर का जो लो इनकम कैटेगरी लोग हैं, इवन जो मध्यम वर्ग है, वो काफी उसमें प्रभावित हुए थे। तो एक अच्छा इंडिकेटर है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट फ्रंट में ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन इसका पूरा पूरा श्रेय जो है वो हम किसी पर्टिकुलर स्कीम या गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। ये एक कुल मिला के एक आउटकम निकला है। जैसे अभी जो इससे पहले जो सीपीआई जुलाई डेटा निकलने से पहले अगस्त 4 और 5 को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था। जी। तो वहां भी ये बात का जिक्र हुआ था कि उन्होंने विकास का दौर का आकलन करते करते ये भी देखे कि जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, उसमें फूड हो गया, एनर्जी हो गया, तो सारे आंकड़ों को मिला के उन्होंने उनको ये असेसमेंट हुआ कि अभी जो माहौल है इतना अनस्टेबल नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बाहर का जो रिस्क है, जो एक्सटर्नल रिस्क है, वो अभी भी हाई है। क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वार है, उसका जो अनसर्टेनिटी है, मुद्रास्फीति का जो रिस्क है डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, वो अभी भी बरकरार है। बट फिर भी जो आउटकम अभी निकल के आया है, वो उसका श्रेय इसलिए जाता है गवर्नमेंट को कि क्योंकि उन्होंने कुछ सप्लाई साइड मेजर भी लिए थे, उसके वजह से बफर स्टॉक अच्छा रहा। जैसे जी, तो इसी तरह उसको देखना चाहिए कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि कुछ तो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसके वजह से ये, और आरबीआई खास करके जो मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क रहा है, वो कॉशस पेसिमिज्म के साथ उन्होंने किया है। तो ये फिलहाल ठीक है मीडियम टर्म के लिए, बट इसको देखना पड़ेगा कि जो बाहर जो दूसरे देश में जो सर्कमस्टांसेस है, जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से जो रिस्क है, उसको हम कैसे टैकल करें। बिल्कुल 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 डॉक्टर प्रियदर्शी जी, जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी जो होती हैं वो वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करती हैं, लेकिन अधिक उत्पादन और आपूर्ति चेन की जैसे बात की, उसके भी असर होते हैं महंगाई कम करने की स्थिति में। जगन्नाथ सरकार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया था कि देश में महंगाई जो है वो नियंत्रण स्थिति में है और जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर? एकदम सही बात। वो जो हमारा आर्थिक स्थिति, मैं पहले बोला, एक ही बात बोला, मोदी जी ने वही बोला, जो हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, वो हम आम आदमी के जितने डिमांड है हमेशा पूरा कर रहा है, इसलिए महंगाई घटा है। वो पहले जो 2014 में जो
सीपीआई को आधारित जो मुद्रास्फीति था 6.6%, अभी घट के वो 1.55 हो गया। तो हमारा आर्थिक स्थिति कितने मजबूती पर आ गया, ये एक डिमांड है। वो जो पहले जो बोला जो डिमांड नहीं है, घट गया, इकोनॉमिकली स्थिति अच्छा नहीं है इसलिए डिमांड घट गया, इसलिए महंगाई वो नहीं हुआ। क्यों? खरीद करने के लिए दम नहीं है आम आदमी का। ये स्थिति तो इसी अनुसार मैं बोल सकते बांग्लादेश में बहुत महंगाई है, तो उनका कोई आर्थिक स्थिति बढ़ गया खरीद करने के लिए, वो उनका हिम्मत बढ़ गया क्या? ऐसा नहीं है। वो श्रीलंका में ऐसा हाल हुआ देखा। पाकिस्तान का हाल कैसा हुआ? वो बोल रहा है मोदी लाओ। क्यों? हिंदुस्तान में सब सस्ता है, पाकिस्तान में महंगाई है। ये मीन्स ये नहीं है वो पाकिस्तान का जनता का खरीद करने के दम बढ़ गया। सुधाकर जी, अगर हम बात करें, ठीक है आप आरजेडी के सांसद हैं, जाहिर तौर पे महंगाई का मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन सरकार ने आर्थिक दृष्टि से तमाम कदम उठाए हैं, सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं, कई पहल सरकार ने की हैं, उसका असर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें कम हुई हैं, अर्थव्यवस्था को गति मिली है, इसे तो आप मानेंगे? आप पहलों की तरफ देख लीजिए जी। देश नहीं दुनिया का सबसे महंगा हम ऊर्जा देते हैं, डीजल और पेट्रोल पे सबसे ऊंचा हम टैक्स लगा रखे हैं, जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होता है, चीज़ें महंगी होती हैं। क्योंकि पूरे आप महंगाई में लॉजिस्टिक एक सबसे बड़ा वाइटल रोल है, वहाँ जो आप महंगा देते हैं। आरबीआई को देखें जो महंगाई नियंत्रण करने की जो सबसे ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करता है, वो आज भी सबसे महंगा ब्याज दर पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आप देखें तो सबसे उच्चतम स्तर पे आरबीआई लेके बैठा हुआ है। उसको डर है कि हम बाज़ार में लिक्विडिटी पैसा छोड़ेंगे तो महंगाई उठ जाएगी। कहने का मतलब कि जो ये महंगाई नीचे गई है, यह सरकार के तरफ से आर्टिफिशियल है, एक कृत्रिम तरीके से इसको घटाने का प्रयास किया गया है। और मैंने कहा कि ये संकट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जिस तरीके से मांग घट रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसे घट रहे हैं, आमदनी घट रही है, आरबीआई पैसा नहीं दे रहा है लोगों को, बैंकों के जरिए पैसा को फ्लो रोक लिया। सरकार के मेजरमेंट पे तब न मानते जब वो डीजल और पेट्रोल का दाम घटाते, टैक्सेस घटाते, या हम तब मानते जब जीएसटी आप घटा देते किसी प्रोड्यूस पर। तो आपके सरकार की तरफ से सुधारात्मक कार्रवाई के बिना भी महंगाई नीचे चली गई, और जो महंगाई बढ़ना चाहिए वो आप देख रहे हैं लगातार सरकार ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, आरबीआई ज़्यादा ब्याज वसूल रहा है, अब फिर भी महंगाई बढ़ने की जगह घट रहा है। आरबीआई ने तो रेपो रेट में लगातार कमी की है, होम लोन सस्ता हुआ है, लोन सस्ते हुए हैं। एक खुदरा महंगाई की बात आ रही है, कोई सीमेंट और छड़ लोहे का दाम नहीं घटा है, ये बढ़ा है। ये अभी जिस पर बात हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं। जब पैसे नहीं है तो स्वाभाविक है बाजार में खरीदने नहीं जा रहा है, और जब बाजार में खरीदने नहीं रहेगा तो डिमांड और सप्लाई का ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ गया। आप बताइए कृषि उत्पाद में कोई एक प्रोड्यूस को बताइए जो कि इसका प्रोडक्शन भारत में बढ़ गया हो, या कोई एक कृषि प्रोड्यूस को बता दें कि जिसका लागत घट गया हो सरकार की मेजरमेंट से, या एमएसपी हम घटा दिए हों। अभी भी एमएसपी जितना ऊपर जाना चाहिए नहीं जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है सबसे ज्यादा कम न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो ये सरकार ने दिया है किसानों को। आपके एक आंकड़े हैं, आप देख लीजिएगा और सत्यापित कर लीजिएगा। इंडिया ब्लॉक जो यूपीए 2 था सरकार, उसने अनाज का दाम एमएसपी 139% 10 साल में बढ़ाया था, और वर्तमान सरकार जो एनडीए सरकार है वो केवल 79% ही दाम बढ़ाया, 69% इन्होंने 10 साल में दाम बढ़ाया है। तो दाम कौन ज़्यादा दिया? ये तो आप जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन के बराबर ही एमएसपी नहीं बढ़ाया, इसीलिए किसानों की आमदनी घट गई। और जब आमदनी घट गई उसके हाथ में पैसे नहीं है तो बाजार में जा ही नहीं पा रहा है सामान खरीदने के लिए, और जब सामान वो नहीं खरीदेगा तो ओवर सप्लाई साइड है ये। और इसके चलते आप देख रहे हैं कि आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को घटाने में हिचकिचाहट है, क्योंकि अभी जो महंगाई का जो सबसे बड़ा जड़ है वो आपने आज तक नहीं घटाया, वो है पेट्रोल और डीजल का दाम। तो ये ना ही जीएसटी कम किया किसी विषय को लेकर। एक आपने संभावना व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी कि भविष्य में ऐसा करेंगे, तो भविष्य में जैसा करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। जी
भाजपा सांसद सुजीत कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, बहुत अहम मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि जो खुदरा महंगाई है उसमें रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा खुदरा महंगाई दर में कमी इस समय देखी जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? इसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है ये जो कमी दर्ज की गई है? देखिए, 8 साल में ये सबसे कम इन्फ्लेशन है, ये तो एक बात है। दूसरा जो है, 2004 से 14 जो यूपीए रिजिम था, जी। तब जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो 8.1 के बराबर था। और जो 2014 के बाद 11 साल में जो एवरेज इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो रफली 5% है। एक पहली बात। दूसरा बात है, अब मैं सुन रहा था अभी जो बोल रहे थे पहले कि ये डिमांड घटा है। डिमांड अगर घटता तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है 6.5-7% ग्रो होता क्या? तो ये डिमांड ड्रिवन नहीं है, बिल्कुल डिमांड जैसा था वैसा है। सप्लाई साइड में पॉलिसीज अच्छे होने की वजह से अभी ये महंगाई कम हुई है। आप अभी मैं सुन भी रहा था, आप पूछ रहे थे, हमारे सांसद थे वेस्ट बंगाल से शायद, उनको पूछ रहे थे कि एक दो पॉलिसी बताइए। मैं आपको एक पॉलिसी बताता हूँ। देखिए, अभी जो कोल्ड स्टोरेज है, पहले क्या होता था, बिकॉज जो हार्वेस्टिंग के समय में डिस्ट्रेस सेल की वजह से किसानों को अपना जो उत्पाद होता था एकदम कम प्राइस में बेचना होता था। टमाटर 2 रुपए 3 रुपए किलो होता था। अब बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन एवरी ब्लॉक, जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही जो विजनरी स्कीम है, अभी किसान अपना जो उत्पाद है उसको स्टोर करके उसको उचित दाम पे बेच पा रहे हैं। तो किसानों के हाथ में अभी परचेजिंग पावर है, अभी महिलाओं के हाथ में परचेजिंग पावर है। आप देखिए, उड़ीसा में एक हमारा एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जो बहनों के लिए है, सुभद्रा योजना, जहाँ पे हर बहन को 10,000 रुपए सालाना मिल रहा है कि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। तो ये जो है, लोगों के हाथ में पैसा है, लोगों के पास में डिमांड और परचेजिंग पावर अभी बढ़ गया है। बिकॉज जो मोदी सरकार है, ये उनके जो पॉलिसीज है, इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। तो इसीलिए डेस्पाइट डिमांड ज्यादा होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन कम हुआ है। ये बहुत कम देखा जाता है। जहां पे भी आप कोई भी इकोनॉमी देखिए, अगर जीडीपी आपका ग्रो कर रहा है 6.5-7%, आज वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। कोई भी देश नहीं दुनिया में हमारे बराबर जो 6.5-7% ग्रो कर रहा है। अभी $4 ट्रिलियन हो चुका है हमारा अर्थनीति। एंड डेस्पाइट द सप्लाई चैलेंजेस, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल मिडिल ईस्ट में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोविड के अभी फुल रिकवरी हुआ नहीं है पोस्ट कोविड। डिस्पाइट ऑल दिस, टैरिफ का भी यहाँ पे यूएस टैरिफ का भी एक खतरा है, एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। इसके बावजूद अगर हम लोग इन्फ्लेशन 1.5%, 1.55% पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन लेके आए हैं, दिस इज बिकॉज मोर मनी इज डिस्पाइट मोर मनी विद द पीपल। सप्लाई जो बॉटलनेक्स थे उसको बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज हम लोग उसको टैकल कर पाए हैं। तो इसका बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को। कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है कि जो हमारा अन्न के भंडार हैं वो भरे हुए हैं, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है अन्न का, वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आरबीआई ने ब्याज में कटौती की है, इस वजह से महंगाई में रिकॉर्ड कमी हुई है, खुदरा महंगाई में। आप कैसे देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मुद्दा है, उसने क्या किसानों को आर्थिक शक्ति दी है? मेरे ख्याल से ये बात पूरी तरह से तो नाकार नहीं सकते हैं कि उसका भी कुछ रोल रहा है। लेकिन मैं जैसे आपको बोल रहा था कि पूरी जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हुआ है, फूड ग्रेन का जो एमएसपी है वो एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन उसमें जो कुछ बढ़ोतरी हुआ था वो जरूर जो किसान भाई लोग हैं उनको फायदा मिला है। बट उसका जो पूरे जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है, 1-2 साल पहले तक जो सिचुएशन था एक डिसइन्फ्लेशन चल रहा था, क्योंकि कोविड के बाद वो लॉकडाउन था, स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी था, वो धीरे धीरे वो डिसइन्फ्लेशन ट्रेंड होके इन्फ्लेशन सारे जगह पे थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। उसका कई सारे रीजन हो सकता है। एक तो होगा कि जहां से हम सामान ला रहे हैं वो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होने की वजह से थोड़ा कॉस्ट में फर्क पड़ा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की वजह से। दूसरा है कि कई सारी चीजों का डिमांड बढ़ने की वजह से कोई अगर कंसाइनमेंट में तो डिलीवरी में लेट हो जाता है तो भी हो जाता है, तो वो टेम्पररी शॉक्स होता है। बट कुल मिला के जो ग्रोथ आउटलुक रहा है इंडिया का, उसका सबसे बड़ा योगदान है इसमें। सप्लाई साइड में तो लिया गया है कि कैसे फूड ग्रेन का स्टॉक बढ़ाया जाए, जैसे सुजीत कुमार जी बोल रहे थे कि
जो कोल्ड स्टोरेज वो इंफ्रास्ट्रक्चर सच में डेवलप हुआ है इंडिया में पिछले कई सालों से। तो पूरा जो प्रोडक्शन बढ़ाना और आप इसमें दो चीजें और भी बोलना मैं चाहता हूँ। जो जी मॉनसून का सपोर्ट रहा है, साउथ वेस्ट मानसून जो इस साल रहा है, वो एक वेदर फैक्टर, उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। जी, तो इन एडिशन टू जो एक गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण पहलू है। रहा जी है, उसके साथ साथ मानसून का अच्छा सपोर्ट रहा है। इसके वजह से जो खरीफ सोइंग एंड प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो उसका आउटलुक बहुत अभी फिलहाल स्ट्रांग लग रहा है। बट मैं तो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल एंगल भी आपको 1 मिनट में बताना चाह रहा हूँ। जैसे आरबीआई जब 5 तारीख को बैठे थे, उनका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनका कहना है कि जो थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बढ़ के वो थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, बिकॉज जो बेस इफेक्ट बोलते हैं, अगर कोई इंडिकेटर का वैल्यू थोड़ा लो है और नेक्स्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में उसी महीने का अगले साल में वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, तो उसको ग्रोथ रेट में देखेंगे तो वो फेवरेबल बेस इफेक्ट बोलते हैं। वो बेस इफेक्ट इरोड कर जाएगा थर्ड जी क्वार्टर में, और धीरे धीरे डिमांड का असर शुरू होगा। तो इसके वजह से थोड़ा जी हाई इन्फ्लेशन टेंडेंसी रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि वो अनस्टेबल पाथ में जाएगा। जी तो बिल्कुल डॉक्टर वो प्रियदर्शी भी जी, एक जीएसटी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ सरकार जी, मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर इस बात पर जोर दिया कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स सरकार लेकर आ रही है, एक बड़ा सुधार जीएसटी को लेकर सरकार करने जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि अच्छा कलेक्शन हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जीएसटी के, और उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे असर दिखा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो आर्थिक मजबूती का एक सबसे बड़ा निदर्शन है। क्यों? पहले पिछले साल वो कोई चुनाव नहीं था, तब भी हम वो टैक्स छोड़ना कितने, वो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा बड़ा छोड़ दिया। क्यों? हमारा आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती है, इसलिए फिर जीएसटी पर वो रिव्यू करके घटाएंगे, तो इसमें भी यही संकेत दे रहा है जो हमारा जी आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान का बहुत जी बिल्कुल आगे जगन्नाथ बढ़ गया। सरकार जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुधाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ा सुधारात्मक है, सरकार ने बड़ा एक फैसला किया था जीएसटी को लेकर देश में। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक बड़ा सुधार, इसका रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? लोगों को स्मृति दोष का भारी शिकार हैं लोग, मीडिया के लोग भी और नेता लोग भी। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, इसीलिए स्मृति दोष से मुक्त हूं। जब जीएसटी की कल्पना की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, और लगातार पार्लियामेंट में डिस्कशन के जरिए और लगातार कोशिश हो रहा था, तो इकलौता व्यक्ति थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि अगर जीएसटी इस देश में लागू हो जाएगा तो हम विद्रोह कर देंगे, हम लोग, राज्य सरकारें नहीं मानेंगी। लेकिन जीएसटी एक गुड आइडिया था, इसमें कोई शक नहीं, मनमोहन सिंह ने जो शुरू किया था। आप देख लें कि इतना हाई टैक्स रिजीम का हम लोग को उम्मीद नहीं था। आप देख लें लगातार जो टैक्स का कलेक्शन हाई टैक्स रिजीम के चलते है। ये नहीं है कि आप टैक्स को ब्रॉड कर दिया, दोनों अलग अलग विषय है। अधिक लोगों से टैक्स लेके भी पैसा ज़्यादा लिया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता नहीं अपनाया गया। हाई रेट के जरिए पैसा लिया गया। अभी भी भारी लीकेज है जीएसटी में। जो कॉरपोरेट हैं, रोज केसेस दर्ज हो रहे हैं कि पैसे लूटे जा रहे हैं सरकार के, हजारों नहीं लाखों रोज केस दर्ज हो रहे हैं। तब पैसा आपको ज़्यादा तब भी मिल रहा है, कैसे? क्योंकि आप टैक्स ज़्यादा वसूल रहे हैं हाई टैक्स स्लैब के जरिए। यह दोनों अलग अलग बात था। जीएसटी था कि इसको हम एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे टैक्स चोरी रुक जाएगा, लेकिन यह टैक्स चोरी रुका नहीं, टैक्स चोरी बढ़ गया। लेकिन पैसा कैसे आपको ज़्यादा आमदनी आया? बिल्कुल सुधाकर जी, जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विपक्ष का अपना एक नजरिया चीजों को लेकर रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि जीएसटी ने मजबूत एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने का काम किया है। और देश ने ये देखा है, देश ने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, प्रधानमंत्री जी सुधार के साथ लेके आए,
वो उस कांग्रेस जीएसटी लेके लाना नहीं चाहते थे जिससे देश की अर्थव्यवस्था नुकसान होता। जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है, मजबूती देने का काम किया है, और इसी सबका असर, अर्थव्यवस्था का असर जो खुदरा महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है उसमें देखने को मिल रहा है। सुधाकर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जगन्नाथ जी, डॉक्टर प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।